पहाड़ी से घिरा एक छोटा सा गांव, जहां सर्दी इतनी कि सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे तक नहीं खोले थे, पर एक आदमी था जो इस कड़ाके की ठंड में भी अपने छोटे से परिवार की उम्मीदें ढो रहा था। उसका नाम था रामदीन। रामदीन अपने फटे हुए मफलर को गले में कसता है। हे भगवान, आज भी कुछ किराया मिल जाए। बच्चों के लिए दूध ले जाना है, वरना वे क्या खाएंगे। रामदीन रिक्शा खींचते हुए सड़क पर चलता है। ठंड से उसकी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। तभी उसे सड़क पर कुछ स्कूल के बच्चे खड़े दिखाई देते हैं। बगल में उनके पिताजी भी खड़े थे। रामदीन रिक्शा रोकता है। बाबूजी, बच्चे को स्कूल ले चलूं? सवारी नहीं मिली क्या? भाई, इतनी ठंड में तुमसे रिक्शा ठीक से चलेगा भी? रहने दो, हम ऑटो ले लेंगे। ये सुन रामदीन के चेहरे पर गहरी चोट लगती है। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। रामदीन धीमे से रिक्शा पीछे मोड़ता है और थोड़ी दूर पर एक चाय के ठेले के पास रुकता है। वह ठंड से कांपते हुए हाथ आग सेंकता है। रामदीन भाई, चाय पी ले, फिर ताकत आए। नरेश भाई, उधार बहुत हो गया है। पहले पुराना हिसाब चुका दूं, फिर पी लूंगा। अरे यार, तू तो भाई है, लेना, ये ठंड जान ले लेगी। ठीक है, एक छोटा कप ही दे दे, बड़ा नहीं। नरेश चाय बढ़ाता है। रामदीन चाय की गर्माहट से खुद को संभालता है। तभी अचानक एक युवती मोटा कोट पहने वहां आती है। उसके हाथ में भारी बैग था। काका, स्टेशन तक जाना है, रिक्शा ले चलोगे? रामदीन चौंकता है। आखिर उसे पहली सवारी मिल गई थी। हाँ बिटिया, क्यों नहीं, बैठो, अभी चल देता हूँ। युवती रिक्शे पर बैठती है। रिक्शा धीमी गति से चल देता है। रामदीन का शरीर ठंड से कांप रहा था, पर वह तेजी से पैडल मारता है। काका, आप ठीक हो? आपको तो बहुत ठंड लग रही होगी। ठंड तो सबको लगती है बिटिया, बस आपके स्टेशन पहुँचने की फिक्र है। नहीं काका, अपनी सेहत की भी सोचिए। रामदीन कुछ नहीं बोलता, बस पैडल तेज कर देता है। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही युवती उतरती है और पैसे निकालती है। काका, कितने रुपए हुए? बस 20 रुपए दे दो बिटिया। युवती चौंक जाती है। इतनी सर्दी में इतना भारी सामान और सिर्फ 20 रुपए? नहीं काका, आपकी मेहनत की कीमत इससे ज्यादा है। वह 100 का नोट देती है। रामदीन नोट वापस करने लगता है। न बिटिया, इतना नहीं, सिर्फ 20 रुपए दो। आप ईमानदार हैं काका, ये आपकी मेहनत का हक है, रख लीजिए। रामदीन की आंखें नम हो जाती हैं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। युवती मुस्कुराती है और हाथ जोड़कर विदा लेती है। स्टेशन से लौटते समय हवा और भी तेज चलने लगी थी। रामदीन का मुंह लाल हो चुका था। वह धीरे धीरे कांपता हुआ आगे बढ़ता है। रामदीन जैसे अपनी गली की ओर मुड़ता है, उसे वहां एक बूढ़ी औरत एक बच्चे के साथ हाथ सेंकती हुई मिलती है। वह बच्चा बहुत जोर से खांस रहा था। अम्मा, ये इसे कैसी खांसी है? क्या बताएं बेटा, 3 दिन से बुखार है, दवाई के पैसे नहीं हैं। 1 मिनट अम्मा। वह जेब में हाथ डालकर स्टेशन वाली लड़की के दिए हुए 100 रुपए निकालता है। उसमें से 20 रुपए देता है। अम्मा, ये ले जाओ, बच्चे को दवाई दिला देना। अरे नहीं बेटा, आपके घर में भी तो बच्चे हैं। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं अम्मा, ले जाओ। इसके बाद वह अपने घर पहुंचता है। अंदर उसकी पत्नी सावित्री और दोनों बच्चे मुन्ना और छोटी रानी एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। आ गए आप, बहुत देर कर दी आज। आज थोड़ी दूर की सवारी मिल गई थी, बस इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। बाबा, दूध लाए, बहुत भूख लगी है। रामदीन जेब पैसे निकालकर पत्नी को देता है। हाँ, दूध ले आओ, बच्चों को ठंड में ताकत की जरूरत है। सावित्री समझ जाती है कि उसने कोई त्याग किया है। तुम भी कुछ खा लो। अरे, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रास्ते में खा आया हूँ। रात का समय। सावित्री 2 पुराने कंबल बच्चों पर डालती है। रामदीन कमरे के एक कोने में बैठा था। ठंड अब उसे कंपा रही थी। इतनी ठंड में मत निकला करो, तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी। अगर मैं ना निकला तो ये 2 नन्हे कैसे पलेंगे? सावित्री की आंखें नम हो जाती हैं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। रामदीन चौंक जाता है। इतनी रात को कौन आया होगा? रामदीन दरवाजा खोलता है।
बाहर एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया जल्दी चलिए, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल ले जाना है, टैक्सी नहीं मिल रही। रामदीन रिक्शे की तरफ देखता है। तेज ठंड हवा और ये लंबा सफर, लेकिन फिर वह उस आदमी की आंखें देखता है। चलो भैया, चलते हैं। सावित्री उसका हाथ पकड़ती है। इतनी ठंड में मत जाओ। किसी की जान पर बनी है सावित्री। अगर आज मैं रुक गया तो कल किसी और का बच्चा रोएगा। सावित्री उसकी आंखों में देखते ही चुप हो जाती है। इसके बाद रामदीन रिक्शा लेकर अस्पताल की ओर चल देता है। पीछे बैठा आदमी अपनी बीमार पत्नी को थामे हुए था। पानी पानी। सुनैना, बस थोड़ी देर और, अस्पताल पास ही है। रामदीन सुनकर और तेज पैडल मारता है, पर ठंड उसे भीतर तक चीर रही थी। अचानक सामने टूटी हुई सड़क आती है। रिक्शा डगमगाता है। भैया संभाल के, गड्ढा है आगे। रिक्शा झटके से उछलता है और गिरते गिरते बचता है। माफ करना भैया, पर रुका तो भाभी को देर हो जाएगी। वह बिना रुके फिर पैडल मारता रहता है। अचानक सड़क पर पुलिस की जीप आकर रुकती है। रात के 11 बजे कहाँ ले जा रहा है रिक्शा? कर्फ्यू लगा है इस इलाके में। साहब, मेरी पत्नी की हालत खराब है, अस्पताल ले जा रहे हैं। सिपाही बीमार औरत को देखता है। अरे ये तो बहुत बुरे हाल में है, रुको हम गाड़ी से छोड़ देते हैं। साहब आपका धन्यवाद, पर भाभी रिक्शे में ही आराम से बैठी हैं। अगर आप रास्ता साफ करा दें तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सिपाही उसकी हिम्मत देखकर चुप हो जाता है। ठीक है, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे से रोशनी देंगे। अब रिक्शा पुलिस की जीप की रोशनी में तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ समय बाद रिक्शा अस्पताल के गेट तक पहुंचाता है। अस्पताल के स्टाफ दौड़कर औरत को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। अगर आप 5 मिनट देर कर देते तो मरीज नहीं बचती। जो रिक्शे वाला इन्हें इतनी ठंड में लाया, उसने आज एक जान बचाई है। आदमी दौड़कर रामदीन के पास जाता है। भैया तुमने आज मेरी पत्नी नहीं, मेरी पूरी दुनिया बचा ली। हम भी तो इंसान हैं भैया, इंसानियत न निभाए तो इंसान किस बात के। डॉक्टर और आदमी रामदीन का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जैसे ही सब शांत होता है, रामदीन की टांगें कांपने लगती हैं। वह जमीन पर गिर पड़ता है। भैया, अरे डॉक्टर साहब जल्दी आइए, रिक्शे वाले भैया को कुछ हो गया है। रामदीन को स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है। इसका शरीर ठंड से सुन्न हो चुका है। हमें तुरंत स्पेशल दवाइयों की जरूरत है, लेकिन खर्चा बहुत आएगा। डॉक्टर साहब पैसे की चिंता मत कीजिए, जो भी लगेगा मैं दूंगा, बस आप इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद दोनों की हालात ठीक हो जाती है। इसके बाद आदमी और पुलिस वाला रामदीन के घर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। सावित्री दौड़कर दरवाजा खोलती है। क्या हुआ? भाभी जी, आपके पति ठंड में बहुत बीमार हो गए थे। हे भगवान, मैंने तो मना किया था कि रात में मत जाना। कोई बात नहीं, अब इनकी तबीयत ठीक है, इनका ध्यान रखो। इसके बाद रामदीन की पत्नी उसे बिस्तर पर लेटा देती है। सुनो जी, आज से रिक्शा चलाना बंद कर दीजिए। अगर आप इसी तरह ठंड में निकलते रहे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं अब तुम्हें रिक्शा नहीं चलाने दूंगी। सावित्री, अगर मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? इस तरह तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब चिंता मत करिए, मेरे दिमाग में एक योजना है। कौन सी योजना? आप तो जानते हैं कि मैं कितने स्वादिष्ट समोसे बनाती हूँ, और ठंड भी इतनी पड़ रही है, लोग गरम गरम समोसे हाथों हाथ खरीदेंगे। अब यही हमारा नया काम होगा। तुम्हारा दिमाग सच में तेज है सावित्री, पर समोसे बनाने के लिए जो सामान आएगा उसके लिए पैसे कहाँ हैं? अब चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, बाकी आप सेठ से उधार ले आओ। उन्हें बोल देना, जैसे ही कमाई शुरू होगी धीरे धीरे चुका देंगे। ठीक है, पर बाहर बारिश बहुत तेज है, रुक जाने दो, सुबह ही जाऊंगा, तब तक मेरी तबीयत और ठीक हो जाएगी। दोनों अंगीठी के पास बैठकर हाथ सेंकते हैं। firstcry.com everything for your little सो जाते हैं। अगली सुबह रामदीन मन में आशा लिए सेठ के घर पहुंचता है। सेठ अपने नौकर पर चिल्ला रहा था। हमें निकम्मे, 3 बार बोला था सामान सही रखना, मेरी बात तुम्हारे कानों तक पहुंचती नहीं क्या? इतने में सेठ की नजर रामदीन पर पड़ती है। अरे रामदीन, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, अगर आप मदद कर दें तो आपका बहुत उपकार होगा। अरे
हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ कितने रुपए चाहिए तुम्हें। ज्यादा नहीं सेठ जी, बस 5,000 रुपए दे दो। 5,000 मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। अगर समय पटाए तो तुम्हारी छोटी सी जमीन, याद है ना, खेत के किनारे जो है, वह मेरी होगी। रामदीन कुछ पल चुप रहता है, फिर अपनी मजबूरी सोचकर सिर झुका देता है। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं वादा करता हूँ धीरे धीरे आपका सारा उधार चुका दूंगा। बस यही तो चाहिए था। लो, पैसे ले जाओ, और हाँ, समय पर चुकाना मत भूलना। सेठ उसे नोटों की गड्डी थमाता है। रामदीन पैसे को झोले में रखता है और भारी मन से घर की ओर चलता है। रामदीन हाथ में झोला लिए घर लौटता है। ये लो सावित्री, तुम्हारे कहने पर सेठ से पैसे तो ले आया हूँ, लेकिन उसने बड़ी अजीब शर्त रखी है। कहा है कि अगर समय पर पैसे न लौट आए तो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। अजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब तो सर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे मौसम में हमारे समोसे हाथों हाथ बिकेंगे, लोग चाव से खाएंगे और हम सेठ के पैसे आसानी से चुका देंगे। बात तो ठीक कहती हो, पर डर भी लगता है भाग्यवान। कहीं ऐसा ना हो कि घर का थोड़ा बहुत पैसा भी डूब जाए और जमीन भी चली जाए। आप बेकार की चिंता कर रहे हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। रामदीन उसकी आंखों में भरोसा देख मुस्कुरा देता है। इसके बाद रामदीन बाजार से आलू, आटा, तेल और मसाले खरीद लाता है। सावित्री चूल्हे के पास बैठकर गरम गरम समोसे तलती है। लो जी, समोसे तैयार हो गए। वह समोसे टोकरी में बड़े प्यार से रखती है और रामदीन को सौंपती है। रामदीन टोकरी सिर पर रखकर गलियों में घूमता है। समोसे ले लो भाई, गरम गरम समोसे, समोसे ऐसे जिनका स्वाद कभी भूल न पाओगे। आओ भैया, आओ बहना, गरम गरम समोसे खाओ। तभी एक औरत उसके पास रुकती है। अरे भैया, ये समोसे तो देखने में ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितने के दे रहे हो? बस 5 रुपए का एक, बहन जी। बताइए कितने दूं? चलो ठीक है, 5 दे दो। रामदीन समोसे देता है। औरत एक समोसा खाती है और खुश हो जाती है। वाह, बहुत बढ़िया बनाए हैं भाभी ने। अगली बार फिर से लूंगी भैया। रामदीन के चेहरे पर पहली उम्मीद की चमक आती है। वह पैसे लेकर चौपाल पर पहुंचता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। गांव के कई आदमी और औरतें उसके आसपास आ जाते हैं। अरे वाह, क्या स्वाद है। बहुत दिनों बाद इतना बढ़िया समोसा खाया। धीरे धीरे सारी टोकरी खाली हो जाती है। रामदीन का चेहरा खुशी से दमक जाता है। शाम को रामदीन थका हुआ लेकिन बेहद खुश होकर घर में प्रवेश करता है। अरे सावित्री, जरा एक गिलास पानी देना, बहुत प्यास लगी है। अभिलाई जी, पर ये बताइए, समोसे बिके या नहीं? रामदीन मजाक करते हुए बोलता है। नहीं सावित्री, आज तो एक भी समोसा नहीं बिका। क्या? इसका मतलब आप सही कह रहे थे, हमारे समोसे कोई नहीं खरीदेगा। अब हम क्या करेंगे जी? हमारा तो सारा पैसा डूब गया। सावित्री रोने लगती है। तभी रामदीन हंस देता है। अरे ओ भाग्यवान, निराश क्यों होती हो? हमारे सारे समोसे बिक गए हैं। सच्ची? एक भी समोसा नहीं बचा? अरे हाँ, लोगों को समोसे इतने पसंद आए कि सबने झट से खरीद लिए। रामदीन अपनी जेब से नोट निकालकर सावित्री को देता है। सावित्री की आंखें खुशी से भर आती हैं। लो, ये पैसे संभाल कर रखो, इन्हीं से हम अनाज भी ले लेंगे और बच्चों के लिए नए कपड़े भी। इसके बाद सावित्री उन पैसों को संभाल कर अलमारी में रख देती है। अगली सुबह सावित्री फिर से ताजा ताजा समोसे बनती है। लो जी, आज के ताजा समोसे। भगवान करे आज भी सब बिक जाए। देखना, आज तो और जल्दी बिकेंगे। रामदीन फिर से समोसों की टोकरी लेकर गांव की ओर निकल जाता है। वह फिर से आवाज लगाता है। समोसे ले लो भाई, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। जो एक बार खाएगा मेरे समोसों का स्वाद भूल नहीं पाएगा। तभी गांव का एक आदमी उसके पास आकर रुक जाता है। अरे सुनो रामदीन, हमने सुना है कि तुम्हारे समोसे बहुत स्वादिष्ट है। जरा 50 रुपए के दे दो, मैं भी तो छक्कर देखूं। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे समोसों में? क्यों नहीं जी, अभी देता हूँ। वह आदमी समोसे छकते ही खिल उठता है। वाह, सच में बढ़िया स्वाद है। रामदीन पैसे लेकर चौपाल की ओर बढ़ता है। आज भी चौपाल पर भीड़ जुट जाती है। रामदीन, जल्दी दो भाई, हम देर से आए हैं, कहीं समोसे खत्म ना हो जाएं। कुछ देर में टोकरी पूरी तरह खाली हो जाती है। रामदीन खुशी से घर लौटता है। सुनो सावित्री, हमारे समोसे तो गांव की शान बन गए हैं।
मैं गांव में पहुंचता ही हूँ और बस कुछ ही देर में सब बिक जाते हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। सुनो जी, अब हमें और ज्यादा समोसे बनाने होंगे, इससे हमारी आमदनी और बढ़ेगी। अगले दिन रामदीन अपना पुराना रिक्शा धकेलकर एक दुकानदार के पास पहुंचता है। भैया, इस रिक्शे को ठेला बना दो। ठीक है भाई, आप बैठिए, मैं काम शुरू करता हूँ। शाम होने तक रिक्शा एक खूबसूरत साफ सुथरा ठेले में बदल जाता है। रामदीन पैसे देता है और खुशी खुशी ठेला घर ले आता है। पहले जो रामदीन टोकरी में समोसे बेचता था, अब वह ठेले पर समोसे बेचने शुरू कर देता है। रामदीन के पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अब उसकी कमाई पहले से कई गुना बढ़ जाती है। सावित्री सही कहती थी, मेहनत से सब मिलता है। शाम का समय, सर्द हवा बह रही थी। दोनों पति पत्नी अलाव के पास बैठे हाथ सेक रहे थे। तभी गांव का मुखिया वहां आता है। सुनो रामदीन, 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। मेहमानों के लिए समोसे चाहिए। क्या तुम मेरे लिए समोसे बना दोगे? क्यों नहीं मुखिया जी, आप बस हुक्म कीजिए, मैं समय पर समोसे पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं कल सूची भेज दूंगा। मुखिया चला जाता है। तभी उनकी यह बातें भानु और उसकी पत्नी चुपके से सुन रहे थे, क्योंकि उनकी कई दिनों से रामदीन के काम पर नजर थी। देखा तूने, ये भिखारी जिसके घर में खाने को नहीं था, आज इतना बड़ा ऑर्डर ले रहा है। हाँ, और इसकी पत्नी तो अब हमारी तरफ देखती भी नहीं। इन दोनों को खूब घमंड चढ़ गया है। तू चिंता मत कर, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि रामदीन कभी भी यह ऑर्डर पूरा न कर पाए। भानु और उसकी पत्नी रामदीन की इतनी तरक्की देखकर चलने लगे थे और वह इस इंतजार में थे कि कैसे भी करके रामदीन मुखिया को समोसे न पहुंच पाए। शाम को सावित्री और रामदीन समोसे तैयार करने के बाद वो सोने चले जाते हैं। तभी भानु और उसकी पत्नी चुपके से रामदीन के रसोई में घुस जाते हैं। जल्दी करो, कभी वो दोनों जाग ना जाए। दोनों की समोसों से भरी टोकरी देखते ही लालच से आंखें चमक उठती हैं। वाह, इतने सारे समोसे, बस इन्हें ले चलते हैं। कल गांव में सभी हंसेंगे कि रामदीन ऑर्डर भी पूरा नहीं कर पाया। दोनों समोसों से भरी टोकरियां चुपके से उठा लेते हैं और रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। शादी वाले दिन सावित्री जैसे ही रसोई में पहुंचती है तो वहां का नजारा देख दंग रह जाती है, क्योंकि रसोई में एक भी समोसा नहीं था। हे भगवान, ये समोसे कहाँ गए? अब हम मुखिया जी को क्या जवाब देंगे? सावित्री दौड़ती हुई कमरे में आती है जहाँ रामदीन अभी अभी जागा था। अजी सुनते हो, हमारे सारे समोसे कोई चुरा ले गया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है सावित्री? हमने तो दरवाजा भी बंद किया था। मेरा तो शरीर कांप रहा है जी। अब मुखिया से क्या कहेंगे? हे भगवान, अब तो मुझे कोई बहाना ही बनाना पड़ेगा। कुछ देर तक कमरे में मौत जैसा सन्नाटा। ठीक है, मैं खुद जाकर मुखिया जी को बता देता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद रामदीन मुखिया के बड़े दरवाजे पर पहुँचता है। मुखिया कुर्सी पर बैठे मेहमानों की लिस्ट देख रहा था। अरे रामदीन, ये क्या मुरझाया हुआ चेहरा लेकर घूम रहे हो? मुखिया जी, क्या बताऊं, कल रात हमारे घर से किसी ने सारे समोसे चुरा लिए। क्या? समोसे चुरा लिए? अरे भला कोई समोसे क्यों चुराएगा? सच कह रहा हूँ मुखिया जी, आप मुझे बस शाम तक का समय दे दीजिए, मैं दूसरे बना दूंगा। रामदीन, कहीं तुम बहाना तो नहीं बना रहे? मेरी बेटी की शादी है और तू बोल रहा है समोसे चोरी हो गए? नहीं मुखिया जी, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शाम तक सारे समोसे तैयार कर दूंगा। देख, अगर शाम तक समोसे नहीं आए तो तेरी खैर नहीं। रामदीन सिर हिलाता है और वहां से निकल जाता है। रामदीन भारी मन से घर लौट रहा था। तभी वह भानु के घर के बाहर पहुंचता है। वहां देखता है कि भानु का बेटा हाथ में समोसा पकड़े हुए खा रहा था। अरे, भानु के बच्चे तो कभी समोसे नहीं खाते और भानु ने तो आज तक एक भी समोसा नहीं खरीदा। फिर ये समोसा कहाँ से आया? वह तुरंत बच्चे के पास पहुंचता है। अरे बेटा, ये समोसे कहाँ से लाए? ये तो मुझे पापा ने दिए हैं। हमारे घर में तो अभी बहुत सारे हैं। आपको चाहिए तो ले लो चाचा। ये सुनकर रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। रामदीन तेज कदमों से घर पहुंचता है। भाग्यवान, सब समझ में आ गया। हमारे समोसे किसी और ने नहीं, भानु ने चुराए हैं। हे भगवान, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना गिर जाएगा वह आदमी।
अब मैं क्या करूं? शादी में समय भी कम है। अजी, मेरे हिसाब से आपको सच्चाई मुखिया जी को बतानी चाहिए। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है भाग्यवान, अब सच बोल ही देता हूँ। रामदीन दोबारा मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया दरवाजे पर ही खड़ा था। अब क्या हुआ? क्यों आए हो दोबारा? मुखिया जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात कहनी है। कहो रामदीन, अब क्या बहाना है? मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे समोसे जिसने चुराए हैं, और वह कोई और नहीं, भानु है। उसके बेटा के हाथ में मेरे ही समोसे थे। मुखिया यह सुनकर हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा उतर आता है। क्या? भानु? चल रामदीन, अभी सच का पता लगाते हैं। मुखिया अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर भानु के घर पहुंचता है। भानु, बाहर निकल जल्दी। भानु और उसकी पत्नी घबराए हुए चेहरे के साथ बाहर निकलते हैं। जी मुखिया जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? ठीक? तुमसे ठीक की उम्मीद? अभी बताता हूँ। भानु कुछ बोल पाता इससे पहले मुखिया अपने आदमियों को आदेश देता है, जाओ, घर की पूरी तलाशी लो। मुखिया के आदमी घर के अंदर घुसते हैं और कुछ ही देर में समोसों से भरी टोकरी लेकर बाहर आते हैं। मुखिया भानु की तरफ घूरता है। ये क्या है भानु? बोल, क्यों चुराए तूने ये समोसे? भानु के चेहरे से रंग उड़ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। मैं रामदीन की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाया और जलन के कारण ये सब कर बैठा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। आप मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। मुखिया जी, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। नहीं, आज तुम्हें माफी नहीं मिलेगी भानु। अगर आज तुम्हें छोड़ दिया तो कल तुम किसी और गरीब के पेट पर लात मारोगे। वह अपने आदमियों को आदेश देता है, सुनो, इसे ऐसी सजा दो कि दोबारा किसी की कमाई पर डाका डालने की हिम्मत ना हो। मुखिया के लोग आगे बढ़ते हैं और भानु की अच्छी तरह पिटाई करते हैं। भानु चीखता है, लेकिन कोई उसे नहीं बचता है क्योंकि उसने गलत किया था। पिटाई के बाद मुखिया समोसे रामदीन को सौंप देता है। ले रामदीन, ये तेरे समोसे हैं। अब तुरंत इन्हें शादी में पहुंचा दे। और सुन, तू मेहनती आदमी है। तेरे जैसे लोग इस गांव की शान हैं। तेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद मुखिया जी, आपने हमारा सम्मान बचा लिया। रामदीन समोसे उठाता है और तेजी से मुखिया के घर पहुंचा देता है। फिर वह खुशी खुशी अपना काम करने लगता है और इस तरह रामदीन का नाम पूरे गांव में और भी ज्यादा चमक जाता है।